Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on exam दोस्त. We are live in the course on control system. I hope I am audible and visible to all of you. ठीक है, आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से. चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई सेशन के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा फिनिश अप होने वाला है. तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे ताकि किसी भी बच्चे का ये टॉपिक ना छूट जाए, है ना. कंट्रोल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका, वो आज इस सेशन के अंदर खत्म होने वाला है. फटाफट ज्वाइन कर लीजिए भाई, फटाफट. कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए तो शुरू करते हैं यार. तो देखो यार, इस टॉपिक के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को गेन मार्जिन सिखाया था. गेन मार्जिन मैंने आपको दो तरीके से निकालना सिखाया था, राइट. एक मैंने आपको सिखाया था मैथमेटिकल टेक्निक, जहां फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से करते हैं, और एक तरीका मैंने आपको क्या दिखाया था, एक तरीका मैंने आपको दिखाया था राउथ वाला. और मैंने आपको पोलर प्लॉट से भी एक्सप्लेन किया था कि इंटरसेक्शन निकालते हैं और 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अस द गेन मार्जिन. याद है ना, पोलर प्लॉट के अंदर भी विजुअलाइज करना सिखाया था कि नेगेटिव रियल एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, यानी कि ओमेगा पीसी पे कितना मैग्नीट्यूड है वो निकाल लीजिए, और 1 अपॉन दैट मैग्नीट्यूड विल गिव अस द गेन मार्जिन. चलो यार, बहुत अच्छी बात है, ट्रैवलिंग करते टाइम अटेंड कर रहे हो. तो देखो यार, गेन मार्जिन आपका जो है हमेशा 0 से इंफिनिटी होता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता. 0 dB हो सकता है, लेकिन रेशो फॉर्म में गेन मार्जिन कैन नेवर बी 0. तो जब हम गेन मार्जिन प्लस इंफिनिटी लिखते हैं, ये क्या बताता है कि सिस्टम विल बी एब्सोल्युटली स्टेबल, यानी सिस्टम को आप कभी अनस्टेबल नहीं बना सकते. और गेन मार्जिन डेसिबल में जो रेंज होती है, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dB. ठीक है, गेन मार्जिन की डेसिबल में जो रेंज होती है, दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू द प्लस इंफिनिटी डेसिबल. बात क्लियर है? इतना हम गेन मार्जिन के बारे में जानते हैं, करेक्ट. चलिए तो आज चलते हैं बेटा फेज मार्जिन की तरफ. सिद्धार्थ भाई जब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, बिल्कुल कल करेंगे असाइनमेंट डिस्कशन, ठीक है ना. हाँ भाई, फेज मार्जिन क्या होता है? फेज मार्जिन का मतलब होता है बेटा कि कितना फेज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ऐड किया जाए, जिससे कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी पहुंच जाए. ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या बेटा? इसका मतलब कि मार्जिनली स्टेबल हो जाए. जैसे आपने गेन मार्जिन में क्या बोला था, गेन मार्जिन आपने ये बोला था कि भैया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जीएसएचएस में कितने फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि मेरा क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाए. ऐसी फेज मार्जिन में आप क्या कहते हो बेटा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आप कितना फेज ऐड कर दें जिससे कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स मार्जिनली स्टेबल. ठीक है, इट बिकम्स मार्जिनली स्टेबल. बात क्लियर है? मार्जिनली स्टेबल बन जाए, या फिर आप ये कह सकते हो ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी ये आ जाए. अब फेज मार्जिन जो है बेटा निकाला जाता है किससे, किसके लिए? क्लोज लूप सिस्टम के लिए. लेकिन ये किसकी मदद से निकाला जाता है? ठीक है, ये किसकी मदद से निकाला जाता है? इट इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो आप यूज करोगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और जो गेन मार्जिन आएगा that will be valid for the closed loop transfer function, or it will be valid for the closed loop system. correct? तो यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि computed for closed loop system using ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम. ठीक है भाई, और ये जो फेज मार्जिन आता है बेटा, ये डिग्री में आता है, यानी कि कितना डिग्री फेज शिफ्ट करना पड़ेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को जिससे कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स मार्जिनली स्टेबल. अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे इवेल्युएट करते हैं. पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप s की जगह j ओमेगा रखिएगा, s की जगह j ओमेगा. यहां पे t बेसिकली क्या है?
टी है आपका जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। तो आपको एस की जगह जे ओमेगा किस में रखना है बेटा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा के अंदर। फिर आप क्या कीजिएगा, ये जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है टी जे ओमेगा, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा पोलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लेना बेटा, पोलर फॉर्म में। अब जैसे याद है गेन मार्जिन के अंदर आपने बोला था कि फेज को 180 रख दो या फेज को -180 रख दो, उससे जो ओमेगा आता है दैट इज सेड टू बी द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सेम वे में बेटा यहां पे मैग्नीट्यूड को आप 1 रख देते हो, मैग्नीट्यूड को आप यूनिटी कर देते हो, तो वहां से जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज कॉल्ड एज द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप जैसे वहां पे फेज को -180 रख रहे थे, आप नेगेटिव रियल एक्सिस से इंटरसेक्शन देख रहे थे, ऐसे यहां पे आप गेन को 1 रखेंगे और यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज सेड टू बी द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जीसी जो है आपका रियल एंड पॉजिटिव आना चाहिए बेटा, तभी मैं उसको वैलिड बोलूंगा। वैलिड ओमेगा जीसी का क्या मतलब है, दैट ओमेगा जीसी इज रियल एंड पॉजिटिव। तो यहां पे जो भी अब आपके पास फेज आएगा, फेज किस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ई की पावर एंगल टीजे ओमेगा। बेटा आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो, आर ई की पावर जे थीटा ना, तो आर क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और थीटा क्या हो गया उसका फेज हो गया। तो ऐसे ही मैंने लिखा है मॉड टीजे ओमेगा यानी मैग्नीट्यूड और ई की पावर एंगल टीजे ओमेगा। अब आप क्या कीजिएगा, एक बार ओमेगा जीसी आ गया तो आप ओमेगा जीसी को एंगल में पुट करके, फेज में पुट करके आप फेज निकालेंगे एंगल टी जे ओमेगा सी। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया, फेज एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी। एक बार बेटा आपके पास फेज आ गया, एक बार मेरे बच्चों आपके पास फेज आ गया। फेज आने के बाद क्या करना है आपको, उसमें 180 ऐड कर देना है टू कैलकुलेट द फेज मार्जिन, टू कैलकुलेट द फेज मार्जिन। अगर आपका ओमेगा जीसी इनवैलिड आ गया, जैसे नेगेटिव आ गया, इमेजिनरी आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, मान लो ओमेगा जीसी इनवैलिड आ गया, तब आपका फेज मार्जिन प्लस माइनस इंफिनिटी होता है। प्लस इंफिनिटी का मतलब ऑलवेज स्टेबल। जैसे गेन मार्जिन में नहीं था कि अगर सिस्टम हमेशा स्टेबल रहता है तो इंफिनिटी लिख देते हैं, और माइनस इंफिनिटी का मतलब ऑलवेज अनस्टेबल। ठीक है, प्लस इंफिनिटी का मतलब ऑलवेज स्टेबल, माइनस इंफिनिटी का मतलब ऑलवेज अनस्टेबल। ऐसा लेकिन तब करेंगे जब ओमेगा जीसी हमारे पास इनवैलिड आ जाए। तो देखो गेन मार्जिन के लिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकलती है और फेज मार्जिन के लिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपकी निकाली जाती है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब है द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर आप गेन कह सकते हो। गेन इज व्हाट, गेन इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स यूनिटी इज कॉल्ड एज द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो ना बेटा, इसको विजुअलाइज कराते हैं। कहने का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस ना आपका 1 हो जाना चाहिए, करेक्ट, ओरिजिन से डिस्टेंस आपका 1 हो जाना चाहिए। बात तो सही है, गेन क्रॉसओवर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, माने ओरिजिन से डिस्टेंस आपका 1 हो जाए। तो आप क्या करते हो बेटा, आप ना जैसे देखो आपने ना टाइप 1 ऑर्डर 3 का ग्राफ बना लो, ये आपने टाइप 1 ऑर्डर 3 का पोलर प्लॉट बना दिया। ठीक है, अब मेरे बच्चों आपका क्या कहना है, आपका ये कहना है कि जब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 हो जाएगा, उस पॉइंट पे आकर के मैं क्या कह दूंगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज माई गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये एक्स एक्सिस है रियल पार्ट ऑफ जी एच, वाई एक्सिस है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच। ये मैंने पोलर प्लॉट बना दिया। अब ओरिजिन से डिस्टेंस 1 चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ना एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना देता हूं। कितने रेडियस का बेटा, थोड़ा इसको और बड़ा कर लो। ये मैंने बना दिया।
अब ये सर्कल है बेटा, सर्कल कितने रेडियस का है? ये सर्कल है 1 रेडियस का। ये सर्कल का रेडियस कितना है? 1। यानी इस सर्कल का हर पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 1 डिस्टेंस पे है। इस सर्कल का हर पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट मेरे बच्चों। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है जो पोलर प्लॉट पे लाई कर रहा है, यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी। क्योंकि ये पॉइंट पोलर प्लॉट का ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। आपने यही तो बोला कि मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन is distance of a point, distance of a point on polar plot from origin, from origin। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पोलर प्लॉट फ्रॉम ओरिजिन। बात क्लियर हो गई? बताइए, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ आया? जैसे गेन मार्जिन के टाइम पे आप कौन सी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा पीसी कह रहे थे? आप इसको ओमेगा पीसी कह रहे थे जहां पे ये नेगेटिव रियल एक्सिस को काटता है। ऐसे ओमेगा जीसी आप क्या कहेंगे? वेयर द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा जीसी is the frequency at which polar plot cuts the unit circle। ठीक है, frequency at which polar plot cuts the unit circle is basically your gain crossover frequency। चमक गया? बोलो भाई, सिर्फ नेहा को ही चमका है कि बाकी लोगों को भी चमक गया है? जल्दी से बता दो। तो फेज मार्जिन में क्या है ना यार, फेज मार्जिन में गेन मार्जिन की तरह शॉर्टकट्स नहीं चलते। जैसे वहां तो आपके पास एक रामबाण इलाज हो गया था कि आपने राउट से कर दिया था। लेकिन यहां बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन से ही जाना पड़ेगा। यहां ना कोई टाइम डोमेन का अप्रोच नहीं चलता तुम्हारा। अब देखो यार, ओमेगा जीसी जो है आपका रियल और पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आप फेज मार्जिन कैलकुलेट करोगे। ओमेगा जीसी कॉम्प्लेक्स आ गया या नेगेटिव आ गया तो फेज मार्जिन प्लस या माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। मैं आगे चल के आपको टेबल दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फेज मार्जिन प्लस या माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, प्लस इंफिनिटी का मतलब ऑलवेज स्टेबल और माइनस इंफिनिटी का मतलब ऑलवेज अनस्टेबल। और फेज मार्जिन कितना होता है बेटा? 180 प्लस एंगल जीएच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी। फेज मार्जिन, ठीक है, फेज मार्जिन पॉजिटिव है तो स्टेबल होगा मिनिमम फेज सिस्टम, और फेज मार्जिन नेगेटिव है तो आपका अनस्टेबल होगा। ये क्राइटेरिया किस में चलता है भाई? ये मिनिमम फेज सिस्टम में चलता है। नॉन मिनिमम में भी चल जाता है अगर उसका जीरो राइट हाफ में हो, पोल राइट हाफ में ना जाए। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्राइटेरिया आपको पलटने पड़ जाते हैं नॉन मिनिमम फेज के लिए अगर उसका पोल राइट हाफ में चला जाए। आप याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल भी लिया था एक ऐसे ट्रांसफर फंक्शन का जो कि नॉन मिनिमम फेज था, जिसका पोल राइट हाफ में जा रहा था, तो वहां पे गेन मार्जिन नेगेटिव के लिए वो स्टेबल आया था, है ना? यस, नॉन मिनिमम फेज टाइप 1। यस, टाइप 1। याद है ना, मैंने बताया था दो टाइप के नॉन मिनिमम फेज होते हैं। एक होता है जिसके जीरो राइट हाफ में जाएं, एक होता है जिसके पोल राइट हाफ में जाएं। तो अगर पोल राइट हाफ में चले जाते हैं ना, ये स्टेबल अनस्टेबल का क्राइटेरिया पलट जाता है। अगर पोल राइट हाफ में चले गए तो ये स्टेबल अनस्टेबल का क्राइटेरिया बच्चों पलट जाता है।
तो ये वाला पार्ट ना आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है, क्योंकि गेन मार्जिन का तो आपने लिखा ही था लास्ट लेक्चर में। सेम क्राइटेरिया बेटा फेज मार्जिन का होता है। ऐसा पता है, ऐसा कोई ट्रांसफर फंक्शन तो मैंने आज तक देखा नहीं जिसमें गेन मार्जिन फेज मार्जिन का साइन अलग अलग आ जाए, कि एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव। ऐसा नहीं होता, या तो दोनों पॉजिटिव आते हैं तो दोनों नेगेटिव आते हैं। तो क्राइटेरिया जो है स्टेबिलिटी का वो दोनों के लिए सेम है। जैसे मिनिमम फेज के लिए दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी स्टेबल होगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो अनस्टेबल होगा। नॉन मिनिमम टाइप 1 में दोनों पॉजिटिव होंगे तो स्टेबल, दोनों नेगेटिव होंगे तो अनस्टेबल। ऐसे ही बेटा नॉन मिनिमम टाइप 2 में मैं यहां लिख देता हूं, नॉन मिनिमम फेज विद पोल इन RHP दैट इज बेसिकली योर टाइप 2। यहां पे फेज मार्जिन लेस देन 0 को आप बोलोगे स्टेबल, और फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0 को आप बोलोगे बच्चों क्या, अनस्टेबल। समझ गए भाई? ग्रेटर देन 0 को स्टेबल और लेस देन 0 को आप बोलोगे, सॉरी लेस देन 0 को स्टेबल और ग्रेटर देन 0 को बोलोगे अनस्टेबल। क्लियर है? तो इस टाइप से आपका क्राइटेरिया ना पलट जाता है। गेन मार्जिन में भी यही चलता है। अब देखो नाइक्वेस्ट प्लॉट की अगर बात करें, द पॉइंट एट विच पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। भाई अगर आप देखेंगे, मैं आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट बच्चों। ये वाला पॉइंट देखिए जहां पे ये कट कर रहा है, जहां पे ये कट कर रहा है ना नेगेटिव रियल एक्सिस को, ये पॉइंट है आपका ओमेगा पीसी। और पॉइंट एट यूनिट डिस्टेंस, या वो पॉइंट जहां ये यूनिट सर्कल को कट करे, ठीक है, जहां ये यूनिट सर्कल को कट करे, दैट इज द ओमेगा जीसी। दिव्या थोड़ा सा वेट करो, समझ आ जाएगा 180 क्यों ऐड किया। ठीक है, जहां ये यूनिट सर्कल को कट करे, दैट विल रिप्रेजेंट्स द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट? तो फेज क्रॉसओवर कौन सा है? जहां ये पोलर प्लॉट ब्लैक वाली लाइन को यानी नेगेटिव रियल एक्सिस को काटता है। और गेन क्रॉसओवर कौन सा है? जहां ये कट करता है यूनिट सर्कल को। करेक्ट? ये मैंने अभी आपको शो भी किया था भाई। अब आप ये देखिएगा, मैं आपको यहां पे फेज मार्जिन समझाता हूं। ठीक है, मैं आपको फेज मार्जिन समझाता हूं। क्या होता है बेटा, देखो जैसे ये वाला केस देखो, यहां फेज मार्जिन आपका पॉजिटिव आ रहा है, सिस्टम स्टेबल है। कैसे? देखो जब आपका यूनिट सर्कल पे कट किया तो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था ना पोलर प्लॉट का, तो ये आपका फेज आ रहा होगा बेटा, ये आपका फेज आ रहा होगा। ठीक है दिव्या बेटा ध्यान देना, ये आपका फेज आ रहा होगा। तो आपने क्या बोला, फेज होता है -180 प्लस, सॉरी फेज आपका नेगेटिव आ रहा है, आपने बोला फेज मार्जिन होता है -180 प्लस फेज। एज एन एग्जांपल ले लो, मान लो यहां पे फेज आ रहा है आपका -130, ये तो समझ आ रहा है ना, फेज नेगेटिव आ रहा है। करेक्ट? अब मान लो फेज आ रहा है -130 डिग्री, तो आपका फेज मार्जिन है 180 प्लस 5, तो आपका फेज मार्जिन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एंगल आपका ना फेज मार्जिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां फेज मार्जिन विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, दैट इज स्टेबल। तो हमने इस तरह से डिफाइन किया बच्चों, इस तरह से डिफाइन किया, समझिएगा। मेरे को ये पॉइंट तो मिल गया यूनिट डिस्टेंस पे, लेकिन मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कब होता, आप बताइए। सिस्टम मार्जिनली स्टेबल तब होता जब मेरा पोलर प्लॉट -1 वाले पॉइंट से गुजरता। समझ रहे हो? पोलर प्लॉट पासेस थ्रू, पोलर प्लॉट passes through -1, 0 पॉइंट, तो बेटा ये मार्जिनली स्टेबल है ना, क्या बोलते हो, ये मार्जिनली स्टेबल है। अब यहां मैंने 1 मैग्नीट्यूड का पॉइंट खोज लिया। पीके भाई प्लीज आगे नहीं भागो, मेरी तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे नहीं भागो। ये मैंने 1 डिस्टेंस वाला पॉइंट तो खोज लिया। अब मैं कह रहा हूं अगर इसको -1, 0 से गुजारना है, मैं कह रहा हूं अगर इसको -1, 0 से गुजारना है,
तो ये वन डिस्टेंस वाला पॉइंट है, इसे कितना रोटेशन देना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। फेज मार्जिन का मतलब था कितना फेज शिफ्ट देने से सिस्टम मार्जिनली स्टेबल बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, आपने वन डिस्टेंस का पॉइंट तो खोज लिया, लेकिन उसे नेगेटिव रियल एक्सिस पे आना पड़ेगा, तब ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। तो यहां फेज मार्जिन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि इफ वी रोटेट polar plot by an angle equal to phase margin in clockwise direction, it would pass through। तो मैंने वन डिस्टेंस वाला पॉइंट निकाल लिया और ये चेक कर लिया इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा -1,0 बनने के लिए। समझे? अब समझे बेटा फेज मार्जिन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर आपको पता है कि वन डिस्टेंस कहां पे मिल रहा है और आपको यह भी पता है मार्जिनली स्टेबल बनाने के लिए -1,0 से गुजरना चाहिए, तो आप बस ये कह रहे हो वन डिस्टेंस वाले पॉइंट को आप रोटेट करा के कहां पे ले जाइए, -1 पे। आप रोटेट करा के कहां पे ले जाइए बेटा, -1 पे। आपने गेन मार्जिन में क्या बोला था, आपने गेन मार्जिन में ये बोला था कि ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी सी है। वहां आपने बोला मैंने ये चेक कर लिया सर 180 वाला एंगल कहां मिल रहा है। अब मैं कह रहा हूं उस पे मुझे मैग्नीट्यूड 1 करना है, तो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं। फिर से सुनिएगा, दोनों जगह आपका एम यही है कि पोलर प्लॉट को -1 पे लेके जाना है। दोनों जगह आपका एम यही है कि पोलर प्लॉट को -1 पे लेके जाना है, यानी 1 एंगल 180 पे लेके जाना है। गेन मार्जिन में आपने बोला 180 डिग्री वाला पॉइंट ढूंढ लो और उसमें कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसका मॉड कर दो 1। यहां आपने बोला 1 मॉड वाला पॉइंट ढूंढ लो और उसे रोटेट करा के उसका एंगल कर दो 180। तो 1 मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट को कितना रोटेट कराना पड़ेगा, दैट इज द फेज मार्जिन। और 180 डिग्री एंगल वाले पॉइंट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज योर गेन मार्जिन। दोनों जगह एम यही है दैट पोलर प्लॉट पासेस थ्रू -1,0 पॉइंट, और आप इसको क्या कह सकते हो, और 1 एंगल 180। अब फंडा क्लियर हुआ? दो तरीके हैं ना इसको अप्रोच करने के, दो तरीके हैं ना, हाँ ओमेगा पीसी होगा। दो तरीके हैं इसको अप्रोच करने के बेटा, या तो 180 डिग्री वाला पॉइंट ढूंढ के मैग्नीट्यूड 1 कर दो, या तो मैग्नीट्यूड 1 वाला पॉइंट ढूंढ के रोटेट करा के एंगल 180 कर दो। दोनों ही सूरतों में 1 एंगल 180 आ जाएगा। अब यहां पे देखो इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर ये आपका फेज होगा, तो फेज मार्जिन जो है 180 प्लस फेज वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये फेज जो है ना आपका, ये जो फेज है बेटा आपका, ये -180 से भी ऊपर जा रहा है। जैसे मान लो ये फेज हो गया -210 डिग्री, तो 180 प्लस फेज कितना हो गया, -30 डिग्री हो गया। फेज मार्जिन नेगेटिव हो गया, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बताओ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो जिससे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहे। बोलो भाई कंसेप्चुअली क्लियर? गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों जगह मुझे पोलर प्लॉट को -1 पे लेके जाना है, ले जाने के तरीके अलग हैं। एक में 180 डिग्री वाला पॉइंट ढूंढ के मैग्नीट्यूड 1 करने की कोशिश कर रहे हैं, एक में 1 मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट खोज के एंगल 180 करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोशिश दोनों में एक ही है कि पॉइंट का एंगल क्या बन जाए, 1 एंगल 180। करेक्ट? अब देखो भाई, ये कह रहा है गेन मार्जिन निकालिए फॉर k इक्वल टू 1। ठीक है, k इक्वल टू 1 के लिए गेन मार्जिन निकालिए। ये प्लॉट GSHS का है।
अब आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, if we multiply GSHS by K, अगर आपने GSHS को K से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या पता है, ऑल इंटरसेक्शंस गेट मल्टीप्लाइड बाय K, है ना, गेट मल्टीप्लाइड बाय K। तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, -K/4। अब आप कहेंगे मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब ये पोलर प्लॉट -1 को कट करे। आप कहेंगे मार्जिनली स्टेबल कब होगा, मार्जिनली स्टेबल if polar plot cuts -1, 0 पॉइंट। तो ये -K/4 जो आ रहा है ना, ये -1 हो जाना चाहिए, जिससे कि K मस्ट बिकम 4। तो K आ गया 4, तो गेन मार्जिन हो गया 4, और गेन मार्जिन डीबी में कितना आ गया, 20 log 4 12 dB, करेक्ट। तो ये गेन मार्जिन क्या तरीका है कि आप ये देखते हो नेगेटिव रियल एक्सेस पे कहां कट कर रहा है और उसे -1 बनाने की कोशिश करते हो। अब समझ गए दोनों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बताओ दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। गेन मार्जिन फेज मार्जिन का, गेन मार्जिन में नेगेटिव रियल एक्सेस वाले पॉइंट को मल्टीप्लाई करके K से -1 पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। फेज मार्जिन में 1 वाले पॉइंट को लेकर के आप क्या कोशिश कर रहे हो, -180 पे ले जाने की। बेटा K तो पहले से गिवन रहना जरूरी है ना सिद्धार्थ भाई, अगर K वेरिएबल होगा तो गेन मार्जिन आप बता ही नहीं सकते। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब मैंने गेन मार्जिन कराया था तो मैंने K वेरिएबल लिया था और उससे मैंने रूट लोकस पे K मार्जिनल निकाला था। फिर अलग अलग K लिए थे, K2 लिया था, 6 लिया था, सॉरी 2 लिया था, 12 लिया था, 24 लिया था, और हर एक के लिए अलग अलग गेन मार्जिन निकाला था। इसीलिए पहले से K तो दे के रखेगा ना। अगर K वेरिएबल दे दिया तुम गेन मार्जिन निकाल कैसे दोगे। तुम ये जरूर बता सकते हो K का कितना वैल्यू होगा फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, लेकिन जब तक K मैं आपको दूंगा ही नहीं तब आप गेन मार्जिन नहीं बता पाओगे। अरे नहीं भैया रौनक भाई, हम मार्जिनली स्टेबल बना नहीं रहे, हम पता कर रहे हैं अगर बनेगा तो उसमें कितना एफर्ट लगेगा, यानी हम मार्जिनल स्टेबिलिटी से कितना दूरी पे हैं। ठीक है, कितना दूरी पे हैं। अब जैसे ऐसा मान लो यार, आपको आर्मी वालों ने ये बोल दिया कि भैया इससे यहां से 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, बॉर्डर पे जाओगे तो गोली लग जाएगी। अब कहोगे हम बॉर्डर पे जा ही क्यों रहे हैं, अरे भाई जा थोड़ी रहे हो, ये बता रहे हो ऐसा करने से क्या होगा। तो आप यहां पे ये बता रहे हो 4 के फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया तो मार्जिनली स्टेबल बन जाएगा। तो आपके पास यहां कितना मार्जिन है, 4 का मार्जिन है या 12 डीबी का मार्जिन है। अगर किसी सिस्टम में इससे अधिक मार्जिन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे दो बच्चे 33 मार्क्स से ऊपर लेके आते हैं, दोनों पास हैं, बट जिसके मार्क्स 100 के जितना करीब होंगे वो उतना ही बेहतर रैंकर बनेगा, करेक्ट ना। तो जो सिस्टम मार्जिनल स्टेबिलिटी से जितना दूर है वो उतना ही बेहतर स्टेबल है। यही तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन का ऑब्जेक्टिव है, रिलेटिव स्टेबिलिटी जज करना, यानी दो सिस्टम अगर स्टेबल हैं तो उनमें कौन अधिक स्टेबल है ये पता लगाना। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको दिखाया ना फेज मार्जिन और फेज का रिलेशन। ये आपका फेज है बेटा, ये आपका फेज है और ये आपका फेज मार्जिन है। मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया कि इतने एंगल से अगर आपने रोटेट कर दिया इस पॉइंट को, 1 वाले पॉइंट को, अगर फेज मार्जिन जितने एंगल से रोटेट कर दिया तो बेटा यहां पे ये स्टेबल से मार्जिनली स्टेबल चला जाएगा। एंड सर -1 ही क्यों लेते हैं बेटा, नाइक्विस्ट के इतने लेक्चर वेस्ट हो गए। रौनक भाई गजब सवाल पूछ लिया आज तुमने, एकदम ही दिल खुश कर दिया। मैंने कराया था 1 + GSHS = 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, उसके लिए GSHS -1 आता है,
तो नाइक्विस्ट प्लॉट में हम -1 का एनक्लोजमेंट एनसर्कलमेंट देख रहे थे, पोलर प्लॉट में -1 का एनक्लोजमेंट देख रहे थे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GSHS = 0 थी। वेद व्यास कैसी बात कर रहे हो बेटा, पिछला लेक्चर पूरा गायब कर दियो। बताया तो था गेन मार्जिन पॉजिटिव होता है तो स्टेबल, गेन मार्जिन नेगेटिव होता है तो अनस्टेबल। 12 dB का मतलब स्टेबल हुआ ना, 12 dB से ज्यादा पे स्टेबल होगा, ये कहां से आ गया भाई? पूरा ही गायब कर दियो क्या? अभी तो बताया था पॉजिटिव होते हैं तो स्टेबल होता है, नेगेटिव होते हैं तो अनस्टेबल होता है, यही तो बोला। तुम लोग भाई कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, कभी कभी लगता है बिल्कुल ही घर जाके पढ़ना छोड़ चुके हो। और मेरे को लगता है जो बच्चे सीरियस होंगे उन्होंने असाइनमेंट भी लगाया होगा। अभी तो बताया राजू भाई, ये फेज आपका आया -130, मुझे ये एंगल जानना था कितना रोटेट करना पड़ेगा। जैसे ये मान लो एज एन एग्जाम्पल ये है -130, ठीक है, तो मुझे ये एंगल जानना है ये कितना, ही 50 डिग्री होगा। तो आप 50 डिग्री कैसे बनाओगे इसको? 50 डिग्री आप कैसे बनाओगे इसको? आप इसमें 180 ऐड कर दो, ठीक है, आप इसमें 180 ऐड कर दो ना। जैसे ये एंगल है अगर आपका -130, तो ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। अब -130 से 50 कैसे जाओगे? -130 से 50 कैसे जाओगे? बाय एडिंग 180 डिग्री, बाय एडिंग 180 डिग्री। जल्दी याद आ गया रौनक भाई। अब देखो फेज क्रॉसओवर और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से स्टेबिलिटी कैसे आती है। आप ये देखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है गेन क्रॉसओवर और ये है फेज क्रॉसओवर। आपको ये पता है ग्राफ कहां से शुरू होता है? 0 से इंफिनिटी की ओर। तो पहले कौन सा पॉइंट पड़ रहा है? गेन क्रॉसओवर, बाद में पड़ रहा है फेज क्रॉसओवर। तो आपका फेज क्रॉसओवर जब गेन क्रॉसओवर से ज्यादा है तो यहां पे बेटा, यहां पे आपका गेन मार्जिन भी पॉजिटिव आएगा, फेज मार्जिन भी पॉजिटिव आएगा। दिस विल बी स्टेबल, दिस विल बी स्टेबल। तो देखो ये वाला जो फेज मार्जिन है ये पॉजिटिव आ गया। सर गेन मार्जिन कैसे पॉजिटिव हुआ, ये समझ नहीं आया। बेटा गेन मार्जिन ऐसे पॉजिटिव हुआ, देखो ये -1 वाला पॉइंट है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड आपका <1 है। गेन मार्जिन क्या होता है? 1 मैग्नीट्यूड। ये >1 हुआ, और सॉरी >1 हुआ। और गेन मार्जिन इन डेसिबल 20 log 1/m। अगर आप लॉग के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो देखो ना, इस सिचुएशन में आपका गेन मार्जिन भी पॉजिटिव आता है और इस सिचुएशन में आपका फेज मार्जिन भी पॉजिटिव आता है, जिस कारण से आप कह सकते हो सिस्टम इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की एक कंडीशन और मैंने निकाल ली, ऑन द कंपैरिजन ऑफ द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बताइए ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो, गेन क्रॉसओवर और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन क्लियर हुआ? ये वाला पोलर प्लॉट आपका स्टेबल है क्योंकि इसका गेन मार्जिन पॉजिटिव आ रहा है और फेज मार्जिन भी इसका पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? अब ये सिस्टम देखो मार्जिनली स्टेबल है। यहां पे आपका क्या हो रहा है कि पोलर प्लॉट passes through -1, 0, इसीलिए मार्जिनली स्टेबल। यानी जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है उसी पॉइंट पे एंगल आपका 180 हो रहा है। m = 1 एंड phi = 180 ऑकर टुगेदर। -1 से पास होने का मतलब है 1 मैग्नीट्यूड और 180 डिग्री का फेज एक साथ आ रहे हैं, तो ओमेगा पीसी = ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी = ओमेगा जीसी। करेक्ट? अगर कोई भी पोलर प्लॉट -1, 0 से गुजर रहा है, यानी जब उसका मॉड 1 हो रहा है यानी कि ओमेगा जीसी, तभी उसका एंगल भी 180 हो रहा है यानी ओमेगा पीसी, तो ओमेगा जीसी = ओमेगा पीसी। अब ये वाला पोलर प्लॉट देखिए, ये एक अनस्टेबल सिस्टम का है क्योंकि इसका फेज मार्जिन अगर आप देखोगे
तो दैट इज कमिंग आउट लाइक दिस, सॉरी -180 से देखते हैं। फेज मार्जिन इज कमिंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज आ रहा है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन क्लॉकवाइज आने का मतलब है फेज मार्जिन इज नेगेटिव, ठीक है। और गेन मार्जिन की अगर बात करें भाई, अगर आप देखोगे यहां पे ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड आपका 1 से बड़ा आ रहा है, तो गेन मार्जिन 1 बाय मैग्नीट्यूड, ये 1 से छोटा आ रहा है। गेन मार्जिन इन डेसिबल 20 log 1 by m। लॉग में अगर 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो दिस विल बी नेगेटिव। तो ये अनस्टेबल हो गया ना भाई, अनस्टेबल हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, माने फ्रीक्वेंसी थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव ही होगी। अब आप यहां पे ये देखिए, जहां ये यूनिट सर्कल को काट रहा है ये है ओमेगा जीसी, और जहां नेगेटिव रियल एक्सेस को काट रहा है वो है ओमेगा पीसी। ओमेगा 0 से ग्राफ शुरू होके ओमेगा इंफिनिटी पे जाता है बेटा, तो पहले ओमेगा पीसी पढ़ रहा है, बाद में ओमेगा जीसी पढ़ रहा है। तो पहले ओमेगा पीसी पढ़ रहा है, माने ओमेगा पीसी इज लेस देन ओमेगा जीसी। ओमेगा पीसी इज लेस देन ओमेगा जीसी, तो यहां पे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन नेगेटिव आ गया। सिस्टम इज बेसिकली अनस्टेबल, ठीक है, सिस्टम इज बेसिकली अनस्टेबल। अब यही चीज बोडे प्लॉट से कैसे देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बोडे प्लॉट से कैसे देखें, तो ओमेगा जीसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा, ओमेगा जीसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे गेन आपका 1 हो जाए या गेन आपका 0 dB हो जाए, गेन आपका 0 dB हो जाए। तो देखो यहां पे 3 मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाए हैं अलग अलग के लिए, ठीक है, 3 मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाए हैं अलग अलग के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, तीनों में मैंने 0 dB लाइन को जहां कट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को बोला है ओमेगा जीसी। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला है बेटा, ओमेगा जीसी। क्या बोला है, ओमेगा जीसी। बात समझ रहे हो? ओमेगा जीसी का मतलब क्लियर है ना, जहां मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड 1 होने का क्या मतलब है बच्चों, कि मैग्नीट्यूड का 0 dB हो जाना। तो जहां भी 0 dB को कट करेगा ना आपका ग्राफ, मैग्नीट्यूड प्लॉट, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी योर ओमेगा जीसी। बट एक चीज सोचो, के को वेरी करा के बेटा, के को वेरी कराने से फेज पे तो असर नहीं आता, करेक्ट। के को वेरी कराने से फेज पे तो असर नहीं आता, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाय वेरिंग के फेज प्लॉट remains unchanged, phase plot remains unchanged, करेक्ट। फेज प्लॉट आपका अनचेंज रहने वाला है बेटा। अगर आप के को वेरी करा भी रहे हो तो आप यहां पे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किसे बोलोगे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किसे बोलोगे, वेयर फेज इज -180, दैट इज फेज प्लॉट कट्स -180 डिग्री लाइन। तो देखो यहां पे ओमेगा पीसी दिखाया भी है, ये वाला जहां पे आपका फेज प्लॉट -180 को काट रहा है, दैट इज बेसिकली योर ओमेगा पीसी। चमका क्या ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी ग्राफ में, बोलो भाई। बोडे प्लॉट में ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी क्लियर है, बोलो बंधु। पोलर प्लॉट यूनिट सर्कल को 2 बार कट कर सकता है, कर तो सकता है भाई, ठीक है, कर तो सकता है अगर जीरोस होंगे, बट यूनिट सर्कल को 2 बार कट करना, बना तो सकते ही हो कशिश बेटा। ऐसा ट्रांसफर फंक्शन आप क्रिएट तो कर ही सकते हो जहां एक से अधिक बार इंटरसेक्शन आ जाए, ठीक है। हाँ भाई, अब आप देखिए स्टेबिलिटी की मुझे बात करनी है। मैंने के की अलग अलग वैल्यू पे ग्राफ लिया है।
K1 के लिए अगर देखोगे ओमेगा GC इज लेस देन ओमेगा PC। K1 पे अगर देखोगे ओमेगा GC इज लेस देन ओमेगा PC। ठीक है। हाँ, तो देखो ओमेगा GC इज लेस देन ओमेगा PC, यानी कि यहां पे आपका जो फेज मार्जिन है, फेज मार्जिन और गेन मार्जिन आपका पॉजिटिव आएगा। ये सिस्टम आपका स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, ओमेगा GC इज लेस देन ओमेगा PC। सर यहां गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं बेटा। गेन मार्जिन के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड। ये देखिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे बेटा मैग्नीट्यूड जो आ रहा है, अब थोड़ा सा बेटा सतर्क हो जाना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज नेगेटिव। डेसिबल में मैग्नीट्यूड नेगेटिव है ना, तो आप क्या कहते हैं, देखो कि अगर आपको गेन मार्जिन निकालना है तो आप फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड लेते हो अल्फा, और आपका गेन मार्जिन होता है 1 बाय अल्फा। तो बोडे प्लॉट या डेसिबल में अगर आप देखोगे 20 log 1 बाय अल्फा दैट इज -20 log अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, आपका गेन मार्जिन निकालने का तरीका क्या है कि आप फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड निकालते हो। मैग्नीट्यूड आ रहा है अल्फा, तो गेन मार्जिन कितना होगा 1 बाय अल्फा। डेसिबल में कितना होगा 20 log 1 बाय अल्फा विच इज -20 log अल्फा, या फिर आप ये कह सकते हो माइनस गेन इन डीबी। क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे ना अल्फा से कि आपका गेन डेसिबल में कितना है, अगर आप देखोगे गेन डेसिबल में कितना है तो दिस इज एक्चुअली 20 log अल्फा। डेसिबल में गेन कितना है 20 log अल्फा, और गेन मार्जिन कितना आ रहा है -20 log अल्फा, तो माइनस गेन इन डीबी। अब इस वाले केस में आप देखिएगा बेटा कि आपका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। मैग्नीट्यूड जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव डीबी में नेगेटिव आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 0 dB आ रहा है तो जब आप गेन मार्जिन के लिए उसका नेगेटिव लोगे इट विल बिकम पॉजिटिव, हेंस द सिस्टम विल बी स्टेबल। अगले केस में देखो बेटा, अगले केस में अगर आपको गेन मार्जिन देखना है तो आप यहां पे देखेंगे, गेन मार्जिन देखना है तो आप यहां पे देखिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे अगले वाले का मैग्नीट्यूड 0 dB आ रहा है। आप ये देखो ना, ये रही फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और यही है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे इसका मैग्नीट्यूड 0 dB आ रहा है, तो इसका गेन मार्जिन भी 0 dB, तो ये हो गया मार्जिनली स्टेबल। यहां पे दो चीजें समझिए कि गेन मार्जिन बोडे प्लॉट से निकलता कैसे है और दूसरी बात स्टेबिलिटी कैसे जज कर रहे हैं। तीसरे केस पे आ जाओ बेटा। तीसरे केस पे अगर आप देखोगे ना ओमेगा पीसी पे, ओमेगा पीसी पे बेटा आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ना आपका पॉजिटिव आ रहा है। ये देखो यहां पे मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव आ रहा है ओमेगा पीसी पे, इस वाले ग्राफ का। अगर मैग्नीट्यूड बेटा आपका पॉजिटिव आ गया तो गेन मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी अनस्टेबल। समझे क्या? आपको करना क्या होता है, ओमेगा पीसी पहले आपको ढूंढना है बोडे प्लॉट में। कैसे ढूंढोगे? जहां पे आपका फेज प्लॉट -180 को कट कर जाए, फिर उस फ्रीक्वेंसी पे आप मैग्नीट्यूड प्लॉट के अंदर गेन देख लीजिए और नेगेटिव ऑफ गेन विल गिव यू द गेन मार्जिन। नेगेटिव ऑफ गेन विल गिव यू द गेन मार्जिन। आया समझ? गेन मार्जिन बोडे प्लॉट से कैसे आता है? तो पहले फेज प्लॉट से फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखते हैं और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, उस मैग्नीट्यूड का डेसिबल में नेगेटिव ले लेते हैं, दैट गिव्स अस द गेन मार्जिन। अब फेज मार्जिन कैसे देखोगे? आप वहां पे देखोगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर देखना बताया ना, जहां पे गेन 0 dB हो जाए। जैसे यहां देखो 3 गेन क्रॉसओवर हैं, ओमेगा GC1, ओमेगा GC2 और ओमेगा GC3। यहां 3 गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है।
अब आप हर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे क्या देखिएगा बेटा, आप फेज देखिएगा। आप हर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे क्या देखिएगा, आप फेज देखिएगा। ठीक है, आप फेज देखिएगा हर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। अब जैसे देखो पहले वाले केस में जो आपका फेज आ रहा है, पहले वाले केस में जो आपका फेज आ रहा है ये वाला, ये -90 से -180 आ रहा है। यहां पे फेज आ रहा है आपका -180 और यहां पे आपका फेज आ रहा है -180 से -270 के बीच में। समझे? यहां पे आपका फेज आ रहा है -90 से -180, लाइन -90 -180 है। यहां एग्जैक्ट -180 आ रहा है और यहां -180 से -270 आ रहा है। तो यहां पे देखो आपका फेज मार्जिन अगर आप देखोगे ना, ओमेगा GC1 पे फेज आपका -90 के करीब आ रहा है, तो आपका फेज मार्जिन हुआ +90। कैसे? 180 + 5। तो ये क्या हुआ? स्टेबल हुआ। फिर देखो जहां पे सेकंड केस में आपका फेज आ रहा है -180, तो फेज मार्जिन आ गया 0 डिग्री, तो दैट इज मार्जिनली स्टेबल। और थर्ड केस में जहां आपका फेज -270 के करीब जा रहा है, तो फेज मार्जिन इज -90, दिस बिकम्स अनस्टेबल। समझ गए? तो यही तो कंडीशन आ गई बोडे प्लॉट में भी। ओमेगा GC लेस देन ओमेगा PC दोनों मार्जिन पॉजिटिव आते हैं, स्टेबल। ओमेगा GC लेस देन ओमेगा PC दोनों मार्जिन 0 आते हैं, मार्जिनली स्टेबल। थर्ड केस ओमेगा GC ग्रेटर देन ओमेगा PC दोनों नेगेटिव आते हैं, दैट इज अनस्टेबल। समझे? बोडे प्लॉट से फेज मार्जिन कैसे निकालना है? गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखनी है, यानी जहां मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB को कट करे उस पे आपको फेज देखना है, और फेज देखने के बाद 180 डिग्री प्लस फेज, फेज देखने के बाद 180 प्लस फेज, दैट विल गिव यू द फेज मार्जिन। ठीक है भाई? तो बेटा ये जो है आपका ओमेगा GC लेस देन ओमेगा PC वाला क्राइटेरिया है ना, ये मिनिमम फेज के लिए चलेगा, ये मिनिमम फेज के लिए चलेगा, या फिर नॉन मिनिमम फेज विद 0 इन RHP। यानी ये कौन सा हो गया? टाइप 1 नॉन मिनिमम फेज सिस्टम विद 0 इन राइट हाफ प्लेन। तो ये उसमें चलता है। केस 2 में इक्वल टू कर दो। हाँ, कौन सा इक्वल टू? ही तो लिखा है केस 2 में। मैं समझा नहीं, कहां पे लिखूं इक्वल टू? पाई इक्वल टू -180, फेज मार्जिन इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पे भी इक्वल लिखा है, कहां लिखूं इक्वल टू? और यहां भी इक्वल टू लिखा है केस 2 में, यहां भी इक्वल टू लिखा है, कहां लिखूं इक्वल टू बताओ? कर्व 2 तो यहां लिख के तो दिया हूं बेटा, ओमेगा GC2 इक्वल टू ओमेगा PC। यहां पे भी लिख के दिया हूं कि ओमेगा GC2, ये लो। अच्छा यहां पे लेस देन आ गया है, ओहो हो। ठीक है, ठीक है, चल। देखो ये चीजें मैं आपको बता ही चुका। फेज मार्जिन के लिए, गेन मार्जिन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और फेज मार्जिन के लिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एक मिनट रुकना भाई।
हाँ भाई, तो ये क्लियर है। तो फेज मार्जिन कैसे निकलता है, 180 प्लस एंगल जीजे ओमेगा, गेन मार्जिन 1 बाय मॉड जीजे ओमेगा। गेन मार्जिन आपने राउथ से देख लिया, लास्ट लेक्चर में रूट लोकस से भी देखा था, नाइक्विस्ट, बोडे और ओमेगा पीसी, ये अप्रोच आप देख चुके। फेज मार्जिन में ओमेगा जीसी आ गया, नाइक्विस्ट आ गया, बोडे आ गया, आप ये सारी अप्रोच देख चुके हैं। और ये ओवरऑल समरी हो गई बेटा, ये ओवरऑल समरी हो गई, जहां पे आपका मार्जिनली स्टेबल अनस्टेबल वाले क्राइटेरिया मैंने डाल दिए हैं। ओमेगा जीसी पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी स्टेबल, ओमेगा पीसी लेस देन ओमेगा जीसी अनस्टेबल। लेकिन याद रहे ये किस में चलता है, ये किस में चलता है, मिनिमम फेज और नॉन मिनिमम फेज ऑफ टाइप 1, नॉन मिनिमम फेज ऑफ टाइप 1। ठीक है, ये ऐसे कोई दो सिस्टम्स के अंदर चल सकता है। अब देखो, अगर ट्रांसपोर्टेशन लैग आ जाए, अगर सिस्टम के अंदर बेटा आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन लैग आ जाए, कल आप लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रांसपोर्टेशन लैग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहली बात बेटा, कभी भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप ट्रांसपोर्टेशन लैग को अप्रोक्सीमेट नहीं करते हो विद द फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। तो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, in frequency domain never approximate e to the power minus st by 1 minus st। ये मत करिएगा, ये सिर्फ किस में चलाइए, ये राउथ में चलाइए बेटा, रूट लोकस में चलाइए, फ्रीक्वेंसी में ना चलाएं। अब देखो, अगर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में आप क्या कहेंगे कि आपका जो f है, आपका f क्या है भाई, अगर आप यहां पे देखेंगे, आपके पास एफ जे ओमेगा क्या होगा, यहां से देखिए एफ जे ओमेगा होगा ए टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, टी जे ओमेगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट। करेक्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा भाई। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जे ओमेगा is magnitude of e to the power minus j omega t mod of t j omega। मैग्नीट्यूड आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करेक्ट, अब मैग्नीट्यूड ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा t आपका 1 होता है, r e की पावर j थीटा का मॉड r होता है, तो जब सिर्फ e की पावर j थीटा होगा तो मॉड होगा 1, और एंगल एफ जे ओमेगा क्या होगा बेटा, इसका एंगल है माइनस ओमेगा टी और उसका एंगल टी जे ओमेगा। तो प्रोडक्ट के अंदर बेटा जब दो ट्रांसफर फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है, तो उनके एंगल आपके ऐड हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में जो पावर होती है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द एंगल, एक्सपोनेंशियल में जो पावर होती है दैट रिप्रेजेंट्स द एंगल। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका एंगल हो गया एंगल टी जे ओमेगा माइनस ओमेगा टी, और ये रेडियन में चलेगा। जब भी साइन कॉस के बाहर आता है एंगल, दैट इज ऑलवेज इन रेडियन, दैट इज ऑलवेज इन रेडियन। तो यहां फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा पी सी ऑफ टीजे ओमेगा। टीजे ओमेगा वाले से अलग आएगी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सिर्फ टीजे ओमेगा का एंगल नहीं आ रहा ना, एंगल में साथ साथ क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा टी। आप समझ रहे हो, टीजे ओमेगा का ओमेगा पीसी निकालते तो कैसे निकालते, आप करते एंगल ऑफ टीजे ओमेगा इक्वल टू माइनस 180,
आप क्या करते, एंगल ऑफ टीजे ओमेगा इक्वल टू -180, तो आपका वहां से क्या आता बेटा, आपका टीजे ओमेगा का फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आता। तो आपका यहां से जो फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज डिफरेंट, और टीजे ओमेगा का जो आएगा दैट इज डिफरेंट। अब गेन मार्जिन अगर आप निकालेंगे, ठीक है, गेन मार्जिन अगर आप निकालेंगे तो गेन मार्जिन भी आपका डिफरेंट आएगा भाई, करेक्ट है ना। गेन मार्जिन भी डिफरेंट आएगा, व्हाई, बिकॉज ओमेगा पीसी इज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड देखो भले ही सेम आ रहा है, आप कहोगे लेकिन सर मॉड तो सेम आ रहा है एफ और टी का, आप कहोगे सर मॉड तो सेम आ रहा है एफ और टी का। अरे भाई लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी तो अलग पुट कर रहे हो ना। जब सिर्फ आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपके पास पहले जीएसएचएस था, तो मान लो उसका फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आया 10 रेडियन पर सेकेंड। अब जब आपने e की पावर -ht भी ले लिया, तब उसका फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आ गया लेट अस से 20 रेडियन पर सेकेंड। अब आप पहले मैग्नीट्यूड निकालते किस पे, 10 रेडियन पर सेकेंड पे, टू कैलकुलेट द गेन मार्जिन। अब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे 20 रेडियन पर सेकेंड पे टू कैलकुलेट द गेन मार्जिन, इसीलिए गेन मार्जिन आपका अलग अलग आएगा। तो भले ही मैग्नीट्यूड सेम है बट ओमेगा पीसी आपका अलग है, इसीलिए आपका गेन मार्जिन भी डिफरेंट आएगा। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना भाई, क्योंकि राइट हैंड साइड देखो आपने डिग्री रखा है -180 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड रेडियन है, तो रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेना बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 180 बाय पाई। अगर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालोगे बेटा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो e की पावर -j ओमेगा टी इंटू टी जे ओमेगा का मॉड 1 रखोगे। अब e की पावर -j ओमेगा टी का जो मॉड था वो तो 1 ही था ना, तो f और t का मैग्नीट्यूड सेम था। तो अगर आप f के मैग्नीट्यूड को 1 कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप f के मैग्नीट्यूड को 1 कर रहे हो और आप t के मैग्नीट्यूड को 1 कर रहे हो, बात बराबर पड़ेगी। आप f के मैग्नीट्यूड को 1 करें या आप t के मैग्नीट्यूड को 1 करें, बात बराबर पड़ेगी। इसीलिए ओमेगा जीसी सेम आ रहा है एज टी जे ओमेगा, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्टेशन लैग अफेक्ट्स ओमेगा पीसी बट नॉट ओमेगा जीसी। तो देखो भले ही आपका ओमेगा जीसी सेम आ रहा है, बट इस फ्रीक्वेंसी पे अब जो आपका फेज आएगा वो फेज आपका अलग हो जाएगा। क्योंकि फेज में देखो पहले क्या आता, अगर विदाउट ट्रांसपोर्टेशन लैग लेते तो ये आता, या रुको यहां पे ना एक करेक्शन अपने को करनी होगी। देखो यहां पे क्या एक्स्ट्रा आ गया ना, जब आपने एफ जे ओमेगा का एंगल लिया तो टी जे ओमेगा के एंगल के साथ साथ माइनस ओमेगा टी भी आया, तो एंगल अलग आने की वजह से फेज मार्जिन डिफरेंट हो गया। और फेज मार्जिन आपका पहले से कम ही हो गया क्योंकि ये एंगल आपका सबट्रैक्ट हो रहा है। ये एंगल देखो ना आपका सबट्रैक्ट हो रहा है, तो फेज मार्जिन पहले से कम हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन लैग आने से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन लैग आने से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को, बताओ ये बात क्लियर हुई भाई सभी को। ट्रांसपोर्टेशन लैग से क्या होगा, ओमेगा पीसी पे असर पड़ेगा, ओमेगा जीसी पे नहीं, बट बोथ गेन एंड फेज मार्जिन चेंज, बोथ चेंज, और मार्जिन आपका कम हो रहा है इसीलिए स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये वाला स्लाइड आप लोग भले ही डाल लेना शॉर्ट नोट्स के अंदर, आपको आइडिया रहेगा कैसे इससे डील करना है। रिजल्ट्स तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसका रिजल्ट भी याद रखें, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये एक जीएसएचएस दे दिया, इस पे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ साथ करें, और जिन लोगों को सीखना है भाई वो ध्यान से देखें। पहले जे ओमेगा डाल दो,
अब ओमेगा पीसी के लिए आपको फेज चाहिए होगा विच इज एंगल जी एच जे ओमेगा। अब देखो -0.1 ओमेगा, मैं ना जे का एंगल -90 की जगह -π/2 लिख देता हूं, यानी मैंने पूरा ही रेडियन में ले लिया। अब आप ओमेगा पीसी पे कहते हो कि आपका जो फेज है दैट शुड बी -180 डिग्री, या फिर आप कह दो -π होना चाहिए। आप रेडियन में ही आ जाओ ना भाई। लो देखो ये आ गया ओमेगा पीसी। अगर आप चाहते आप इस पे गेन मार्जिन भी निकाल सकते हो, आप चाहो ना तो आप इस पे गेन मार्जिन भी निकाल सकते हो बच्चों। कैसे? आप ये देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आ गया 1/5π। तो यहां पे गेन मार्जिन कितना हो गया भाई 5π, और गेन मार्जिन डेसिबल में कितना हो गया 20 log 5π। ये देखो, समझ गए किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन लैग से डील करना है? बताओ, क्लियर हुआ? ट्रांसपोर्टेशन लैग से डील करने का तरीका क्लियर हुआ भाई? फटाफट बोलो भाई, फटाफट बताइए सभी लोग। आर यू गाइस क्लियर? चलो अब आप लोग करो यार। आपको यहां के बताना है जिससे फेज मार्जिन हो जाए 30 डिग्री। फेज मार्जिन 30 डिग्री आना चाहिए, आपको के बताना है। चलो भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ। सारे क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं, फिर अगले सेशन से ना स्टेट स्पेस स्टार्ट करेंगे। और मंडे से मैं आपका सिग्नल सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं, अभी से बता दे रहा हूं। मंडे से सिग्नल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और सिग्नल सिस्टम की टाइमिंग रहेंगे 4:30 बजे और 6:30 बजे। ठीक है, शाम 4:30 और 6:30 बजे। नहीं नहीं, पेन टैब किसी पे भी चल जाएगा। ये तो यार मैं सेटअप अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी अपना स्टूडियो जो है ना थोड़ा सा रीडिजाइन कर रहा हूँ मैं। आज भी इसीलिए बहुत ज्यादा थक गया, क्योंकि आज मैं टेबल खरीदने गया था कि मुझे टेबल की जरूरत पड़ रही है। जब मेरा स्टूडियो दोबारा से हो जाएगा ना, रीडिजाइन खुद ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझो कि कोई इंटीरियर वाले लोग लगा रखे हैं, खुद ही थोड़ा सा रीडिजाइन कर रहा हूँ, तब आप लोगों को शो करूंगा। अब ये पेन टैब वाला तो एक्सपेरिमेंट चला रहा हूँ, बट ये सही है ना हाइब्रिड मॉडल डिजिटल और पेन टैब का? बताओ बढ़िया लग रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि देखो हर चीज में एक्चुअली खड़े होकर के या बोर्ड पे खड़े होकर के समझाने की जरूरत होती नहीं है हर चीज में। तो जिसमें जरूरत है उसमें आई कैन स्टैंड एंड आई कैन टीच यू ऑन डिजिटल बोर्ड। और डिजिटल बोर्ड पे ही चल रहा है सारा का सारा, बस इस पे लिख मैं पेन टैब से रहा हूं। ये फास्ट सर्वर लो सर्वर वाला तो अब क्या है ना, अब हमने लाइव स्ट्रीम मतलब कंपनी ने ऐसे शिफ्ट कर दी है कि एक तरह से लाइव स्ट्रीम लो डिले वाली चलेगी, उसमें थोड़ा सा बेटा इंटरनेट ज्यादा लगता है। चलो देखें आ गया π/3। देखो फेज मार्जिन अगर 30 डिग्री है, फेज मार्जिन होता कितना है 180 + फाई कहां पे लेते हैं बेटा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी पे। तो इसका मतलब है फेज कितना आ गया -150 डिग्री आ गया ना। तो ओमेगा जीसी पे आपका गेन तो आना चाहिए 1। भैया गेन क्रॉस ओवर का मतलब ही वो होता है। और आपने फेज कैलकुलेट कर लिया कि फेज आएगा आपका -150 डिग्री। अब आप जी एच जे ओमेगा अगर यहां निकालें तो कितना होगा तो मैग्नीट्यूड देखो, e की पावर जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो 1 ही होगा भाई। ठीक है, और फेज अगर निकालोगे के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
माइनस ओमेगा माइनस पाई बाय 2 रेडियन। अब 150 डिग्री का मतलब है 5 पाई बाय 6। ओमेगा आ गया पाई बाय 3। मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए ना, के आ गया पाई बाय 3। समझ गए, के आ गया आपका पाई बाय 3। 3 बाय पाई कहां से आ रहा है यार, पाई बाय 3 तो आ रहा है। तुम लोग अपना आंसर ही पलट ले रहे हो सही निकाल के। पाई बाय 3 कुछ बच्चों ने दिया था, फिर 3 बाय पाई कर दिए तुम लोग यार। पी के भाई ने भी 3 बाय पाई कर दिया, बहुत से बच्चों ने पाई बाय 2 कर दिया। पाई बाय 3 तो आ रहा है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अच्छा देखो यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। यहां पे टेबल फॉर्म में आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड और फेज दे रखा है। आपको इसका गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालना है। करो जरा, पहले इसमें ना इस टेबल के अंदर गेन और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ढूंढो। चलो मैं बोलता हूं यार कि लो सर्वर वाला ऑप्शन रखें, मतलब ऑप्शन ना हटाएं। बट ग्रेजुअली क्या है ना, बहुत सारे टीचर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपनी भी जो है ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या है टेक सपोर्ट बेटर करती जा रही है, क्योंकि अब बहुत से टीचर आने लग गए हैं। मेरे ही अभी बहुत अच्छे अच्छे मतलब ये समझ लो कॉन्टैक्ट से, जो कि टॉप एजुकेटर्स थे आईआईटी के अंदर, सीए के अंदर, वो लोग भी अपना ही स्टार्ट कर रहे हैं खुद का। तो वहां पे ऐसी कंपनीज का काफी रोल आ जाता है ना टेक सपोर्ट में। क्योंकि हम लोग यार देखो टीचर लोग हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस भी समझते हैं, चलो यूट्यूब समझते हैं, लेकिन टेक कहाँ कर पाएंगे। अब इतनी सारी कैपेबिलिटी हो गई, फिर बात ही क्या है। क्या बात है अनिमेश भाई, आज तो फॉर्म में दिख रहे हो। बस उम्मीद है कि आंसर सही आ जाए तुम्हारा ये। चलो देखें, देखो बेटा ओमेगा जीसी क्या होगा। ओमेगा जीसी होगा जहां पे मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, और ओमेगा पीसी क्या होगा जहां पे फेज आपका -180 हो जाए। तो देखो यहां पे मैग्नीट्यूड आपका 1 आ रहा है, तो दिस इज ओमेगा जीसी। यहां पे फेज आपका -180 आ रहा है, दिस इज ओमेगा पीसी। अब ओमेगा जीसी पे आपका फेज कितना दिख रहा है, -170, तो फेज मार्जिन विल बी 180 + 5, दैट इज बेसिकली 10 डिग्री। और ओमेगा पीसी पे आपको मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, 0.64, तो गेन मार्जिन विल बी 100/64, 50/32। और डीबी में अगर निकालोगे समझ गए टेबल से कैसे डील करना है, बोलो टेबल से कैसे डील करना है, क्लियर है। 3.87 आ रहा है, चलो मैं लिख देता हूं, इजी है ना। ऑफिशियली देखो तुम्हारा जो है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। तो अब तुम कोई भी पीवाईक्यू लगाओगे तुमसे लगना चाहिए कायदे से। तो गेन मार्जिन बताइए, ये वाला लास्ट टाइम कर चुके हैं क्या, एक बार कंफर्म करो, मुझे देखा देखा लग रहा है। इसका गेन मार्जिन लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं क्या। मैंने, मुझे याद आ रहा है इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करके भी बताया था, और इसको मैंने मैथमेटिकल तरीके से भी बताया था, राउथ से भी बताया था, तीनों तरह से बताया था, है ना। इसका गेन मार्जिन इंफिनिटी डीबी आता है। ये ऑलवेज स्टेबल होता है ना, यस। चलो अगला करो। गेन और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है बेटा। गेन और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है। सिस्टम ऐसा दिया है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन लैग है। टेबल वाला एक बार समझा दूं बेटा, देखो नेहा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जहां मैग्नीट्यूड 1 हो, तो आप इस टेबल में खोजिए मैग्नीट्यूड 1 कहां है, यहां पे है, तो ये फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है।
आप बोलते हो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे फेज देखो वो है -170 और फेज मार्जिन होता है 180 प्लस फेज, वो आ गया 10 डिग्री। अब ऐसे ही आप बोलते हो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जहां फेज -180 हो जाए। तो देखो फेज यहां -180 हुआ, इस पे जो भी मैग्नीट्यूड आता है उसका आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल, और उससे क्या निकाल लेते हो, गेन मार्जिन। यही तो स्टैंडर्ड टेक्निक है, बस आपको ग्राफ ना देके ग्राफ का डेटा एक टेबल की फॉर्म में दे दिया है। चलो भाई गेन और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालो। चलो आप लोगों को 1 मिनट का लीड मैं दे रहा हूं, फिर मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगले लेक्चर से ना कंट्रोल की लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट स्पेस। हाँ कंट्रोल 1 सितंबर को तो नहीं, सेकंड तक मेरे ख्याल से एंड हो जाएगा, सेकंड तक। सेकंड तक खत्म हो जाएगा, फिर 4 से हम लोग सिग्नल स्टार्ट करेंगे। मैंने गैप आपको प्रॉमिस किया था, गैप मैंने सिग्नल के कोर्स के बीच में प्लान किया, मैं आपको गैप दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छे से गैप एंजॉय करना। चलो शुरू करूं मैं इसे। देखो जीजे ओमेगा लिखता हूं पहले। देखो रेडियन में ही लिख लिया मैंने। ठीक है भाई, अब यहां पे गेन क्रॉस ओवर के लिए आप क्या कहेंगे कि मैग्नीट्यूड 1 कर लो। स्क्वायर कर लो। तो यहां से आ जाएगा ना, यहां से ओमेगा स्क्वायर आएगा पहले। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे ना तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा बेटा। 1.605 और दूसरा नेगेटिव है। अब ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको इग्नोर कर दो। तो यहां से ओमेगा जीसी कितना आ गया, 1.267, ये आ गया। ठीक है, आपको तो आंसर यहीं से मिल गया बेटा, डी। लेकिन सर फेज क्रॉस ओवर कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखो फेज क्रॉस ओवर ना आप निकाल नहीं सकते हो यहां से। आप कैल्सी को रेडियन में सेट कीजिए, सुन लो ध्यान से, आप कैल्सी को रेडियन में सेट करना बेटा, और ऑप्शन वेरीफाई करना। तो आप यहां पे ओमेगा डाल डाल के चेक करो कि -पाई आपका कहां पे आ रहा है, क्योंकि -पाई आना चाहिए ना भाई। ओमेगा पीसी पे फेज -180 या -पाई आना चाहिए, तो आप ऑप्शन डाल डाल के चेक करो। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ओमेगा इन ऑप्शंस, ऑप्शंस में आने वाले ओमेगा के वैल्यूज को आप पुट कीजिए, तो और आप चेक कर लो कौन सा आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई यहां तक, बताइए। गेन और फेज मार्जिन निकालिए, गेन और फेज मार्जिन निकालिए। चलिए, आपके पास क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आ गई ना, भले ही देखो ट्रांसफर फंक्शन
और ये फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लो एंड नाउ यू कैलकुलेट द गेन एंड द फेज मार्जिन। चलिए चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। करें भाई स्टार्ट। देखो मैग्नीट्यूड कितना था, ओमेगा पीसी आया आपका 0.632। इसको अगर आप मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे बच्चों, इसको अगर आप मॉड के अंदर पुट करते हैं 2.263, .44187, अब आप फेज देखो कितना आया था, यही आ रहा था ना फेज। देखो भाई यही आ रहा था फेज। हाँ, और आपका ओमेगा पीसी सॉरी ओमेगा जीसी कितना आया था 1.26। कैल्सी को देखो भाई रेडियन में सेट कर लेना ताकि tan इनवर्स का वैल्यू भी रेडियन में मिल जाए। ठीक है भाई, कैल्सी को रेडियन में सेट कर लेना, लेकिन वापस डिग्री में आना मत भूलना कि कभी मशीन के क्वेश्चन कल गलत करो। आज रेडियन में रख के -4.653 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो 180/पाई से 266.59। फेज मार्जिन 180 + 5, तो क्लोज आ रहा है हमारा डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन काफी क्लोज आ रहा है। चलिए अब ये देखो जरा यार, द पार्ट ऑफ अ नाइक्वेस्ट प्लॉट ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज शोन, द गेन एंड द फेज मार्जिन आर, द गेन एंड द फेज मार्जिन आर। देखो यहां पे ना एक लाइन मिट गई है, ये लाइन ऐसे है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल है आपका 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है और ये -0.5 है। करो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से बताओ गेन मार्जिन फेज मार्जिन। क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो भाई यहां पे जहां ये नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करेगा दिस विल बी ओमेगा पीसी, और जहां mod 1 होगा दिस विल बी ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी पे आपका फेज मार्जिन ये होता है, या ओमेगा जीसी पे आप फेज देख लो -60 डिग्री है, तो फेज मार्जिन इज 180 + 5 दैट इज 120 डिग्री।
और यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड है आपका 0.5, गेन मार्जिन 1 बाय मैग्नीट्यूड दैट इज 2, और गेन मार्जिन इन डीबी 6 dB। ठीक है भाई। फेज अगर आपको देखो यहां पे -60 नजर आ रहा है, तो आप फेज मार्जिन कह सकते हो 180/5 दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। और यहां पे आपका दिख गया कि मैग्नीट्यूड कितना है, 0.5 है ना, जहां नेगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, 0.5। तो गेन मार्जिन हो गया 2, और 20 log 2 क्या हो गया, 6 dB। 20 log 2 क्या हो गया आपका, 6 dB। चलो, the forward path transfer function of a unity feedback system is given, phase margin of this system करिए। आया भाई, डी आ रहा है। देखो जी जे ओमेगा लिखो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। अब आप कहेंगे ओमेगा जी सी वो होता है जहां मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड 1 होने का क्या मतलब है बेटा, कि आपका ओमेगा जी सी हो गया 0, जिसपे कि आपका फेज फेज है इसका -2 tan इनवर्स ओमेगा, फेज हो गया 0। फेज मार्जिन 180 + पाई दैट इज 180, या फिर आप कह सकते हो पाई। तो आंसर इज डी। बहुत बढ़िया, डी आएगा। इसका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 0 बनेगा। हाँ जी, गेन मार्जिन इन डीबी ऑफ द सिस्टम इज, फटाफट निकालो यार। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इसने पहले ही दे दिया है, आपसे बस गेन मार्जिन निकलवा रहा है। ए आ रहा है। देखो भाई,
आपकी यहां पे मेहनत बचा दी ना इसने। इसने क्या कर दिया, आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पहले से दे दी। इसने आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पहले से दे दी। अब ये एफ सी है तो ओमेगा पी सी विल बी 2 पाई एफ सी। ये कितना आ रहा है भाई, 2 × पाई × 0.16, कितना बन रहा है 1.0053। तो अब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें, इस पे मैग्नीट्यूड बताना कितना आ रहा है आप लोगों का। आपको मैग्नीट्यूड के लिए पुट करना पड़ेगा बेटा ओमेगा। मैं भी चेक कर लेता हूं। .4942। तो गेन मार्जिन विल बी 1 बाय मैग्नीट्यूड 2.023। ये हो जाएगा 6 dB। ठीक है, 6 dB करेक्ट। चलो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन ये कर दो, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसका वैसे ओमेगा पीसी ना आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, गेट का फेवरेट ट्रांसफर फंक्शन है। इसका होता है 1/√T1 T2। ये मैंने नाइक्विस्ट में कराया था आपको, नाइक्विस्ट या पोलर प्लॉट वाले लेक्चर में कराया था। तो ओमेगा पीसी पॉजिटिव ही तो आ रहा है, मैग्नीट्यूड में डालेंगे माने। बेटा ओमेगा पीसी जब मैग्नीट्यूड में डालोगे तभी तो मैग्नीट्यूड आएगा, और उससे तो गेन मार्जिन आता है। रौनक भाई, गेन मार्जिन का बेसिक मेथड ही भूल गए लास्ट लेक्चर वाला, कि पहले ओमेगा पीसी निकालते हैं, फिर उसे मैग्नीट्यूड में डालते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, और फिर 20 लॉग लेते हैं। अब देखो यहां पे टाइम कांस्टेंट क्या है बेटा, 9 है। यहां पे टाइम कांस्टेंट क्या है, 3 है, सॉरी 1 है। ये हो गया 1/3। और पता है यहां पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। कितना लिखवाया था, जितना मुझे याद आ रहा है, T1 + T2 बाय T1 T2, ये आया था क्या, नहीं T1 T2 बाय T1 + T2 आया था। तो गेन मार्जिन हो जाता है 20 log m। समझे, ये मैंने आप लोगों को कराया था नाइक्विस्ट के अंदर, जब पोलर प्लॉट का पहला लेक्चर हुआ था ना, तो मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया था नेगेटिव रियल एक्सिस से। ठीक है, फेज मार्जिन ऑफ दिस सिस्टम। चलो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, कल असाइनमेंट में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।